हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर फ्रॉम स्टेम वेदास, जिसके अंदर आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, लाइक ऑल अदर चैप्टर्स। और इस चैप्टर के जरिए हम बहुत ही बेसिक सी चीज को एक्सप्लोर करेंगे, बट उस बेसिक सी चीज यानी कि स्ट्रेट लाइन के जरिए हम लोग नेचर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करना है, इन बातों को जानेंगे। और सबसे बड़ी बात इस चैप्टर के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि हमारी मेंटल एबिलिटी में बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट आएगा, वो और भी ज्यादा उसमें सुधार होगा, हमारी सोचने की क्षमताएं और ज्यादा बढ़नी स्टार्ट होंगी इस चैप्टर के जरिए। अब इस चैप्टर में बेसिकली ये बहुत ही लाइट सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, बट स्टिल अगर हम लोग अपने एग्जाम्स को देखते हैं, जहां पे जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के अंदर या फिर हमारे 11th ग्रेड के एग्जाम के अंदर भी इस चैप्टर की लेंथ काफी लंबी है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। बट यहां पर उन फॉर्मूलाज को देख के अगर हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये चैप्टर अपने आप हार्ड हो जाता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के जरिए मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके अगर हम नेचर से बात करेंगे तो नेचर हमें ज्ञान सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस स्ट्रेट लाइन के बारे में समझा देगा। और नेचर से बात करने से हमारा उसके प्रति कह रहा हूं, उसके साथ कम्युनिकेट करने के स्किल्स बढ़ते हैं, जिसके जरिए हम फ्यूचर में अननोन्स को डिस्कवर करने लायक बनेंगे। तो अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही इजी सा और आसान सा चैप्टर है। हम स्ट्रेट लाइन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, बिकॉज हम लोग 11th ग्रेड में हम इतने मैच्योर हैं कि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अगर मैं बात करूं एक पॉइंट की, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह मूव करे कि इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज ना हो। तो जो ये पाथ ट्रेस करेगा वो कौन सा पाथ होगा, उस पाथ को ही हम लोग कहते हैं, उस लाइन को या फिर जो ये पाथ बना रहा है उस पाथ को हम लोग कहेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम एक मोशन को देख रहे हैं तो हमें ये कहां कहां से गुजरा, उन सारे कोऑर्डिनेट्स की जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं बैक टू हमारा फर्स्ट चैप्टर, जहां पर हमने सेट्स को स्टडी किया था। अगर आप टाइमलाइन को फॉलो करते आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपने सेट्स के चैप्टर को देखा ही होगा। वहां पर हम कलेक्शन ऑफ डेटा बनाते हैं। अब हमें ये चाहिए कि ये जो पाथ है या फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किन किन कोऑर्डिनेट से गुजर रहा है। फिजिक्स में हमने क्या सीखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वही हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। और अगर मैं यहां पर अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई का अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं, तो मुझे चाहिए कि कितने कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर आ रहे हैं। अब लॉजिकली अगर मैं नेचर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करूं मैथमेटिकली, तो इस छोटी सी लाइन हो, चाहे ये इसकी आधी ही लाइन हो, चाहे इतनी सी बची हुई लाइन क्यों ना हो, हर दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो सारे कोऑर्डिनेट्स को लिखना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम सेट वो वाला नहीं बनाएंगे जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जाता है। हम बनाएंगे सेट वो वाला जिसमें कि हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे और यहां पर निकल कर आएगी हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब हमारे पास, हमें पता है कि हमें करना क्या है, हमें इसके सारे कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना है। और कैसे डिफाइन करना है, इक्वेशन बना के करना है। अब इक्वेशन किसके लिए बनानी है, इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जिसको हम मैथमेटिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो हम यहां पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो हमने यहां कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो आगे की जर्नी कैसे गाइड करेंगे हम अपने आप को, जस्ट सिंपली ऑब्जर्व करके, जो आता है उसको रखेंगे यहां पर, उसको ऑब्जर्व करेंगे। नेचर हमें कुछ दिखाएगा और हमें उस चीज को डिस्कवर करना है, क्योंकि जब हम कोई चीज पहली बार देखते हैं तो वो डिस्कवरी कहलाती है। और जैसे ही हम डिस्कवर कर लेंगे नई नई चीजें, या फिर जिन्हें हम आज के जमाने में कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो हमें ऑटोमेटिकली क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब लॉजिकल क्वेश्चन अगर मैं अपने आप से पूछूं, तो भाई इन दो पॉइंट्स के बीच में मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन सिर्फ यहां से यहां तक ही है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो मुझे इस पाथ के कैरेक्टर को समझना चाहिए कि इस पाथ का कैरेक्टर क्या है। और वो कैरेक्टर ये है कि ये जो पॉइंट है ये ऐसे मूव किया कि इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। ठीक है, तो हमें इस लाइन का कैरेक्टर मिल गया और वो है कि नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के रास्ते बढ़ो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई यहां पर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, तो जो आता है उनसे बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो हम मैक्स टू मैक्स और क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर ट्राइंगल्स बना सकते हैं, रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरे पास। ठीक है, तो ये काम मैं कर सकता हूं। अब इनमें से क्या चूज करना है वो हम देखेंगे। तो कैरेक्टर हमें पता चल गया कि भैया अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो इसके बेसिस पर अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन बनानी है तो मुझे यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन इस लाइन से चाहिए। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या है कि मुझे एटलीस्ट दो पॉइंट्स इसके पता चल जाए। तो अब एक लाइन है, मुझे अगर उसके दो पॉइंट्स निकालने हैं, सारे पॉइंट्स निकालना मेरे लिए इंपॉसिबल है क्योंकि वो इनफाइनाइट है, लेकिन दो पॉइंट्स तो मैं जाके मेजर कर ही सकता हूं। तो लेट्स से कि मैंने पॉइंट नंबर दिस, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट बोलता हूं, इसको मैं बी पॉइंट बोलता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, लेट्स से x1
y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 ये मेजर कर लिया। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स मैंने मेजर किए। अब ये मेजर किया, क्यों मेजर किया? क्योंकि मैं क्या क्या जानता हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री जानता हूं, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानता हूं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ट्रिग्नोमेट्री को लगाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर मैं अपनी नोन नॉलेज के सेक्टर में जाके खंगालता हूं अपने आप को तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि उससे रिजल्ट मिलेगा या नहीं, लेकिन हमें वहां पर एक ऑब्जर्वेशन करनी है। तो हमने कहा कि यार चलो, इधर से इसका x कोऑर्डिनेट ये आ गया x1 और इसका y कोऑर्डिनेट ये आ गया y1। ठीक है, यहां पर x कोऑर्डिनेट आ गया x2, यहां पर x कोऑर्डिनेट आ गया, सॉरी y कोऑर्डिनेट आ गया y2। तो अब जो काम हम ट्रिग्नोमेट्री में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते आए हैं वो यही है कि हम यहां पे बना लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके कैरेक्टर को हम जानते हैं कि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने कहा कि यार अगर इन दो पॉइंट्स के जरिए मैं यहां पर एंगल को देखूं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो यही एंगल तो इस लाइन का कैरेक्टर है कि भाई आप कोई भी दो पॉइंट उठा लो, कोई भी दो पॉइंट उठा लो। यहां पे मैंने दो नोन पॉइंट उठाए हैं जिससे मैंने ट्रायंगल बनाया है, और अगर मैं कोई भी और दो नोन पॉइंट भी उठा लूं और अगर उनसे भी ट्रायंगल बनाऊं तो एंगल हमेशा थीटा ही रहने वाला है। और ये थीटा क्या है? इस लाइन का कैरेक्टर है। ये थीटा क्या है? इस लाइन का कैरेक्टर बन गया है, क्योंकि अगर थीटा चेंज हो गया तो वो पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, इसलिए थीटा ही इस लाइन का कैरेक्टर बना। और अब इस थीटा के जरिए ही हम लोग यहां पर लाइन की इक्वेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ये नहीं पता है एंड रिजल्ट में वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने कहा अब इसको रब कर देते हैं, थीटा का लॉजिक हमें समझ आ गया। ठीक है, तो हमने कहा कि यार इस चीज से अगर हम देखें, अगर थीटा सेम है तो टैन थीटा भी सेम होगा, साइन थीटा भी सेम होगा और कॉस थीटा भी सेम रहेगा हमेशा। कोई भी दो पॉइंट उठा लो और उससे ट्रायंगल बनाओ, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हमेशा सेम रहने वाले। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज होना ही नहीं है। तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, साइन थीटा अगर मैं निकालता हूं तो मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, जिसके लिए मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमें आता है ऑलरेडी, 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा है। बट उसके अंदर मैं अगर देखूं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ट्राई करते हैं कि ऐसी चीज पे हम ट्राई करते हैं जिसमें स्क्वायर अंडर रूट ना आए। तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि टैन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो होता है, और अगर मैं परपेंडिकुलर की लेंथ को देखूं, सिंपली परपेंडिकुलर की लेंथ को देखते हैं, तो यहां पर ये लेंथ कितनी आएगी? यहां से यहां तक y2 लेंथ है और यहां तक y1 लेंथ है, तो y2 में से y1 माइनस कर दो, ये वाली लेंथ आ गई। सो दिस लेंथ इज y2 माइनस y1, और सिमिलरली यहां से यहां तक की लेंथ क्या आ जाएगी? x2 माइनस x1। तो टैन थीटा के अंदर स्क्वायर और अंडर रूट नहीं आ रहे हैं, तो कंपैरेटिवली वो इजी शोइंग है। ठीक है, मतलब अगर आप उस इक्वेशन को यूज करते हो तो वो ज्यादा इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम यहां पर टैन थीटा को अगर लेते हैं, टैन थीटा बन जाता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो अगर थीटा सेम है, लॉजिकली थीटा सेम रहेगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन का कैरेक्टर है, तो टैन थीटा भी यहां पर सेम रहेगा। तो ये टैन थीटा को, अभी तक हम क्या कर रहे थे? थीटा को स्ट्रेट लाइन का कैरेक्टर बोल रहे थे। अब हमने कहा कि टैन थीटा भी स्ट्रेट लाइन का कैरेक्टर है, और उसी कैरेक्टर को एक नाम दिया हमने स्लोप। ठीक है, उसी कैरेक्टर को हमने नाम दिया स्लोप, और इसको एम सिंबल से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। जब कोई चीज नई चीज पैदा होती है तो उसका नामकरण होता है और उसको एक सिंबल दिया जाता है, तो नामकरण स्लोप हुआ, सिंबल एम दिया। ठीक है, तो एम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? दो नोन पॉइंट्स चाहिए। अब हम लोग इसको फॉर्मूले की तरह याद करते हैं, लेकिन ये तो हमें पता है ना, इट्स जस्ट परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो। ठीक है, तो एम क्या आ गया मेरे पास? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब इसका बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट हमें यहां पर यह नजर आ रहा है कि अगर मैं कहूं कि भाई कोई भी दो पॉइंट उठा लूं तो टैन थीटा की वैल्यू सेम रहने वाली है। कोई भी दो पॉइंट उठा लूं, तो हमने अभी क्या किया था? दो नोन पॉइंट्स लिए थे, नोन पॉइंट्स लिए थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? एक नोन पॉइंट उठाता हूं और एक अननोन पॉइंट उठा लेता हूं, जो कि कहीं भी हो सकता है, पूरी स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी हो सकता है। तो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उसके लिए मैंने उसके कोऑर्डिनेट x, y रख दिए। अगर x, y रख दिया मैंने, और अब इन दो पॉइंट्स के जरिए मैं स्लोप निकालता हूं, तो वापस से अगर मैं स्लोप निकालूं तो वो क्या आएगा? x माइनस, सॉरी, ऊपर न्यूमरेटर में y है, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कैरेक्टर ही है कि उसका स्लोप यानी कि टैन थीटा यानी कि थीटा हमेशा सेम रहने वाला है, इट मींस ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और यहीं से आ गई मेरे पास इक्वेशन y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जिसको आप m भी लिख सकते हो। जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, तो अगर m के फॉर्म में रखता हूं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे, ये तो नोन वैल्यूज हैं, तो एक नंबर बन जाएगा, वो नंबर m को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा इस तरफ, तो ये बन जाएगा mx माइनस mx1। ठीक है, सो y इज इक्वल टू mx माइनस mx1
प्लस y1। अब ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट है, क्योंकि m की वैल्यू कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट चीज से आई है तो कांस्टेंट रहने वाली है। y1 नोन वैल्यू है, फिक्स है, x1 फिक्स है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो mx प्लस c। और ये आ गई देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की नहीं, स्पेसिफिकली इस लाइन की इक्वेशन आ गई, और ये क्या है, आपका एक स्ट्रेट लाइन है। तो इट मींस कि एक इक्वेशन के जरिए हम एक लाइन के, पहले तो हमने लाइन के कैरेक्टर को देखा, उस कैरेक्टर को समझ के हमने उसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और अगर इन सारी बातों को देखा जाए तो ये बात अगेन क्लियर होती है कि मैथमेटिक्स इज नॉट अ बुक ऑफ फॉर्मूलाज टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। इस नेचर में जो बात अभी हम इंग्लिश में लिख रहे थे या हिंदी में बोल रहे थे कि दिशा सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो हमारी भाषा थी। मैथमेटिक्स की भाषा में वही चीज यहां पर इस तरह से लिखी हुई आती है, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन, और कुछ नहीं। तो ये बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन की इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इस लाइन का कैरेक्टर या हर लाइन का कैरेक्टर क्या है कि एंगल चेंज नहीं होगा। तो अब इसको देख के हमें क्लियर हो रहा है कि x का कोफिशिएंट जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है तब जब y का कोफिशिएंट 1 हो। एज सिंपल एज दैट। कितनी आसान सी बात है, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से बनाई जाती है। अब इस इक्वेशन को बनाने के दौरान हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसपे हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि हमारे पास 2 नोन पॉइंट्स होने चाहिए। 2 नोन पॉइंट्स हमें होने चाहिए। अगर हमारे पास ये 2 नोन पॉइंट्स नहीं है तो हम उसका स्लोप यानी कि tan थीटा नहीं निकाल सकते। और अगर हम tan थीटा ही नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे बताएंगे? और अगर मैं यहां पर किसी एंगल मेजरमेंट डिवाइस के जरिए डायरेक्टली एंगल निकालता हूं तो उस केस में, ठीक है, जब मैं दूसरे टाइम इक्वेशन बना रहा था तो मुझे अननोन पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बट एक नोन पॉइंट चाहिए। तो यहां पर एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, मेरे को चाहिए आइदर टू नोन पॉइंट्स, ठीक है, ये मिल गया, 2 नोन पॉइंट मिल गए तो मैं स्लोप निकाल लूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद एक नोन और दूसरे अननोन से मैं वापस से स्लोप निकालूंगा और इक्वल रख दूंगा उन्हें, मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 2 नोन पॉइंट्स होंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो आइदर लिखा है या फिर 2 नोन पॉइंट या फिर 1 नोन पॉइंट एंड एंगल थीटा। क्योंकि अगर मुझे एंगल थीटा पता है तो मैं डायरेक्टली tan थीटा करके उसका स्लोप निकाल लूंगा, मेरा काम हो गया। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको या तो दो नोन पॉइंट पता होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, 2 नोन पॉइंट पता होने चाहिए, या फिर एक नोन पॉइंट और एंगल पता होना चाहिए, या फिर आपको tan थीटा, एंगल पता है तो tan थीटा तो आप निकाल ही लोगे अपने डेटाबेस में से देके, तो आप एक लाइन की इक्वेशन बना सकते हो। इसी को हम लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस तरह से नाम देते हैं। और फिर हम इन चीजों के फॉर्मूलाज याद करते हैं कि इस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, उस केस में वो फॉर्मूला लगाने कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट आपका स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यहां पर फिनिश हो जाता है, स्ट्रेट लाइन यहां पर फिनिश। अब रेस्ट इज ऑल अबाउट कि जो आपने सीखा है उसके जरिए आप उनको अलग अलग परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करोगे और कुछ नहीं। यही है स्ट्रेट लाइन और यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको आप फिजिक्स के अंदर यूज करते हो। और यही है वो सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज जो हमें समझनी है, जो कि है कैरेक्टर। स्ट्रेट लाइन से भी ऊपर अगर कोई चीज है वो ये है कि कैरेक्टर समझ के आप मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके इक्वेशंस को बना सकते हो। तो नेचर में अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो इस चैप्टर से जो सबसे बड़ी सीख हमें लेनी है वो स्ट्रेट लाइन से भी बढ़कर वो ये है कि अगर मैं नेचर में किसी चीज को मुझे समझना है तो मैं उसको ऑब्जर्व करके उसके कैरेक्टर को जानूं, और फिर जब मैंने उसके कैरेक्टर को समझ लिया तो मैं उसकी इक्वेशन को लिख सकता हूं, क्योंकि वो उसी कैरेक्टर के हिसाब से बिहेव कर रहा है। जिस वे में वो बिहेव कर रहा है इक्वेशन भी उसी से तो आएगी, और किस चीज से आएगी। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन के कैरेक्टर को ना लेके किसी और का कैरेक्टर ले लूं तो वो उसकी इक्वेशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन की नहीं बनेगी। तो सिंपली ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व किया, उसका कैरेक्टर समझ आया, और उसके बाद जो आता था वो लिखा, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टर इक्वेशन अपने आप निकल कर आ गई, ठीक है। और किया किससे? जो हमें ऑलरेडी आता है। हम उस चीज को तो लिख ही नहीं सकते ना जो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए सीक्वेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार बच्चे चैप्टर्स में इसीलिए परेशान होते हैं कि वो जिस चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर को समझने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है वो बाद में दे दिया गया है, क्योंकि वो बाद में है तो हमें ये समझ नहीं आता है। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने उस चैप्टर में फिर मजबूरन हमें फॉर्मूला याद करना चाहते हैं। स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि मोस्टली बच्चे जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो वो खुद से सीखना चाहते हैं और वो लॉजिकली उसको सीखना चाहते हैं और उनके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। बट हमारे एग्जाम्स कल्चर के प्रेशर ने और हमारे एक नॉट इमोशनल एजुकेशनल एनवायरनमेंट ने, जो बच्चों के प्रति इमोशनल नहीं है, अपने प्रति बहुत ज्यादा है,
उस एनवायरनमेंट में हम लोगों ने थिंकिंग पावर को, क्यूरियोसिटी को कहीं दबा के साइड में रख दिया है, जो कि हमारी हैबिट से बाहर निकल गया है। हम चीजों को एक्चुअली में फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है इस तरह से पढ़ना, लेकिन हम लोग वो पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? बिकॉज वी डू नॉट हैव एन एनवायरमेंट। हमारे पास ऐसा एनवायरमेंट नहीं है जहां हम थिंकिंग पावर पे फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं। हम एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और यहीं पर गलती आती है। एग्जाम तो आएगा, आपके नंबर आएंगे, वो चला जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में आपकी क्रेडिबिलिटी जो आप अपने लिए बनाना चाहते हो, एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो, वो बनने के लिए तो एक ही चीज चाहिए ना, नॉलेज। मैं मार्क्स बोलने जा रहा था गलती से, ठीक है। मार्क्स के जरिए कोई कामयाब बन ही नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसके मार्क्स को कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर हम ज्ञान के पीछे भागे तो भाई चिट भी मेरा पट भी मेरा, लेकिन अगर हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे, नॉलेज को नहीं लिया, तो हमारा यहां पर लॉस ही लॉस है। ना वहां पे चिट मिलेगा ना पट मिलेगा, ठीक है। मतलब हेड टेल, जो मैं हिंदी में चिट और पट बोल रहा हूं, वो हेड टेल्स को बोला जाता है। तो दोनों में हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट हमारा कहां है, नॉलेज की तरफ है। सिंपल सी लॉजिकल सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई पीछे कर सकता है? नहीं कर सकता है। सीधा सा आंसर है और कुछ नहीं, और इस बात से आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें चीजों को ऑब्जर्वेशन के रास्ते ही पढ़ना चाहिए और अपनी काबिलियत को एनहांस करना है। भाई हम क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं कि यार एक जेडब्ल्यू का एग्जाम है, क्या है एक एग्जाम, हम 50 साल से उसका कट ऑफ नहीं लो कर पा रहे हैं, इट मीन हमारे सिस्टम में गलती है। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उसको टफ एग्जाम करके लोगों के ब्रेन में फीड कर दिया है। यार अगर मुझे चीज आती है तो वो गलत कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। हमने मेजॉरिटी टाइम ना एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस पे ज्यादा दे दिया है। क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन पहले नॉलेज लेने के बाद। क्वेश्चंस के जरिए सिर्फ अपनी रफ्तार बढ़ाओ। भाई नॉलेज है तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है। हम क्वेश्चंस के जरिए नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई आप साइकिल उल्टी चलाओगे तो गिरोगे ही ना। साइकिल सीधी चलाओ, हमेशा आराम से चलेगी, स्मूथ राइड होगी, मजेदार राइड होगी, हवा का आनंद उठाओगे। तो इसीलिए सही डायरेक्शन में पढ़ो। फर्स्ट नॉलेज, देन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर जस्ट सिचुएशन। और क्या है? कुछ भी नहीं है। इस बात को समझना है अपने लिए, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, एज अ टीचर में बात करूं या एज अ इंस्टीट्यूशन में बात करूं, बच्चे आएंगे चले जाएंगे, यही हो ही रहा है। लेकिन अगर उनको सही नॉलेज दे दी जाए तो वो आगे चल के पूरी ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और यही हम लोगों की सक्सेस होगी। क्योंकि हम लोग एज अ टीचर दुनिया को शेप देने का काम करते हैं, और क्योंकि हमारा टीचिंग स्टैंडर्ड्स ही यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट को फॉलो करने लग गया है, बिजनेसेस में ढल गया है, दैट इज वाई हम लोग रियल नॉलेज की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, जल्दी क्वेश्चंस करने पर फोकस कर रहे हैं। 10 साल में किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए तो 10,000 बच्चे भी 80 नंबर का आंकड़ा पार नहीं कर पाते हैं आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स। 10,000 भी ज्यादा ही है, 3-4 हजार बच्चे ही हैं जो 100 नंबर का आंकड़ा पार कर पाते हैं, और 300 का 100 1/3 ही होता है। इट मीन्स कि यहां पर हम एज अ नेशन ग्रो नहीं कर रहे हैं। एज अ नेशन हमारा एजुकेशनल सेक्टर इवॉल्व नहीं कर रहा है, और उसके लिए हम लोगों को, यानी आप बच्चों को इंडिविजुअली अपने आप को लर्नर बनाना है। और एक दिन हमारे पास लर्नर्स की भीड़ होगी, और वो लर्नर्स की भीड़ में से अगर 4% 5% भी टीचिंग लाइन में आएंगे तो इंडिया का एजुकेशन सेक्टर ग्रो करेगा, और वो एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ के बाद इंडिया में नॉलेज ग्रो करेगी, और अगर नॉलेज ग्रो करेगी तो हम वो बनाना स्टार्ट करेंगे जो दुनिया ने आज तक नहीं बनाया है। फिर दुनिया हम पर डिपेंड करेगी और हमारी इकोनॉमी इवॉल्व करेगी, और यहां पर जो ज्ञान नहीं भी ले रहे हैं ना, उसकी भी लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे। सीधा सा फैक्ट है। इकोनॉमी को भी हम लोग नहीं जानते हैं, दैट इज वाई हम लोग सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ना है जॉब के लिए, जब आप एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हो? तो अपने पोटेंशियल को हम खुद ही कम कर लेते हैं। सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब भाई हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना आ गया है, ठीक है। अब यहां पर अभी हम जनरल फनरल इन सब पे इतना परेशान नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए 2 नोन पॉइंट्स चाहिए या फिर एक नोन पॉइंट, और आपको क्या चाहिए? स्लोप की वैल्यू चाहिए। अगर वो पता है तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक लाइन है जो कि 2,3 से पास हो रही है, एंड ठीक है 4,5 से पास हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो भाई यहां पर मेरे पास क्या है? 2 नोन पॉइंट है, मैं बना सकता हूं। अगर मुझे ये मिला हो सिर्फ एक पॉइंट है, एक लाइन इससे पास हो रही है, तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। अगर आप एक पॉइंट ले लो तो इस पॉइंट से तो आप कितनी ही लाइंस पास करा सकते हो। तो इट मींस ये इक्वेशन बनाना इम्पॉसिबल है। यहां पर हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से मैं उस लाइन के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, जो कि है वो एंगल, जिस एंगल पर वो लाइन आगे बढ़ रही है। तो इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। चैप्टर खत्म, अब ऑब्जर्वेशन शुरू, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिल गए, लॉजिक भी समझ आ गया। तो अब मैं यहां पर स्लोप निकालता हूं, जो कि क्या है? tan थीटा, ठीक है, जो कि है 5 - 3 अपॉन में 4 - 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 यानी कि 1। अब tan थीटा 1 कहां पे होता है? 45 डिग्री के एंगल पे, यानी कि ये लाइन 45 डिग्री के एंगल पर होगी। तो अब वापस से स्लोप निकालता हूं, एक पॉइंट लेता हूं x, y, और दूसरा पॉइंट 2,3 ले लेता हूं। तो यहां पर आएगा y - 3 अपॉन में x - 2 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू क्या है? 1।
ये भी स्लोप के इक्वल है और स्लोप की वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है। सो y माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और इसको यहां ले जाते हैं चाहे तो x माइनस वाई प्लस वन, ये माइनस थ्री इधर जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन, जो कि किसकी इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है। अब मन में क्यूरियोसिटी आई है कि हमने ये वाला पॉइंट लिया, तो ये वाला पॉइंट भी ले लेते हैं, तो क्या इक्वेशन बदल जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि कैरेक्टर तो वही रहेगा ना। आप चाहे स्लोप इस पॉइंट के साथ निकालो या इस पॉइंट के साथ निकालो, स्लोप तो सेम ही रहने वाला है। तो y माइनस फाइव अपॉन में x माइनस फोर इज इक्वल टू वन। y माइनस फाइव मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, x माइनस फोर इज इक्वल टू वन, सो y माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। इसको यहां ले जाते हैं तो x माइनस वाई माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस फोर इज प्लस वन इक्वल टू जीरो। एंड यू कैन सी दोनों इक्वेशन सेम आए हैं। कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। अब इसको फील करना है, जो सीखा है उसका एक क्विक रिकैप भी लेते हैं कि भाई ये रही वो लाइन जो मैंने यहां पर इक्वेशन बनाई, वो लाइन ये रही। तो भाई यहां पर अब मुझे इस इक्वेशन से मिला क्या? इस इक्वेशन से मिला ये कि अब मुझे कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मिलता है, से फॉर एग्जांपल 2,3, ये तो लाइन पर है पता है, 4,5 ये भी लाइन पर है पता है, लेट से मैं ले लेता हूं 3,3, ठीक है। अब ये नहीं पता कि ये कोऑर्डिनेट लाइन पर है या नहीं है, तो अगर वो लाइन पर होगा तो वो इन चीजों को सेटिस्फाई करेगा, और इन्हीं को तो बस हमने आगे पीछे करके इस फॉर्म में लिखा है। इट मींस वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर 3 माइनस थ्री प्लस वन को लिखूं मैं, तो यहां पर निकल कर आता है इक्वल टू वन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस ये पॉइंट लाइन पर लाई नहीं करता है, काम खत्म, ठीक है। ये पॉइंट लाइन पर लाई नहीं करता है, हमारा काम यहां पर इजीली फिनिश हो गया। और अगर मैं 2,3 को देखूं तो 2 माइनस थ्री प्लस वन, और देखो इसका आंसर जीरो आ रहा है। इट मींस ये पॉइंट लाइन पर लाई करता है। तो अब इस इक्वेशन के जरिए मैं उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से अगर मुझे जानना है कि क्या ये पॉइंट लाइन पर है, जस्ट इक्वेशन में पुट किया, सवाल का जवाब मिल गया मुझे कि हाँ लाइन पर है या नहीं है, काम खत्म। क्योंकि आप देखो, क्योंकि नहीं, अगर कोई पॉइंट लाइन पर नहीं है और आपने ये नोन पॉइंट और ये नोन पॉइंट लिया है, ठीक है, दो नोन पॉइंट का जो एंगल है वो थीटा है। अगर आप इस पॉइंट के साथ कोई भी नोन पॉइंट उठाते हो तो यहां पर एंगल जो है वो तो एक्स एक्सिस से मापोगे, वो फाई अगर लेते हैं तो थीटा इज नॉट इक्वल टू फाइव। इट मींस वो इस स्लोप वाले फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेगा, काम खत्म, इजीली डन हो गया। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, मेरे पास एक लाइन है जिसका स्लोप यहां पर मैं 2 ले लेता हूं, जो कि 2,3 से पास, या फिर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जो कि मान लेते हैं कि अब मुझे स्लोप पता है। अब मुझे स्लोप पता है, अगर मुझे स्लोप नहीं पता है, लेट से मुझे थीटा पता है, थीटा यहां पर 60 डिग्री है, ठीक है, उस लाइन का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। अब स्लोप अगर पता है तो एक नोन पॉइंट चाहिए मुझे, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और एक नोन पॉइंट मुझे यहां पर गिवन है, लेट से 0,0, वो ओरिजिन से पास होती है लाइन, ठीक है, वो लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो एक नोन पॉइंट आ गया मेरे पास। अब यहां पर इक्वेशन बनेगा अननोन पॉइंट का y माइनस y1 जो कि जीरो है, ठीक है, x माइनस x1 जो कि जीरो है, इज इक्वल टू स्लोप के बराबर जो कि √3 है, तो y इज इक्वल टू √3x। लो भाई इक्वेशन बन गया, या फिर √3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखो, ये दोनों लाइन की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लो इक्वेशन बन गई, काम खत्म, ठीक है। अब यहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, हमें लाइन का कैरेक्टर समझ आ गया, हमने पूरा चैप्टर यहां पर फिनिश कर लिया। अब लाइन के कैरेक्टर से अगर हम देखें, ठीक है, अब इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, दो हवाई जहाज, दो मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने वाली हैं, यानी कि आपस में टकराने वाली हैं। तो अगर आप कोई भी लाइन लोगे, कोई भी लाइन ले लो, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को तो कट करेगी ही, जैसे यहां पर एक्स को कट कर रही है, यहां पर वाई पे कट कर रही है, काम खत्म, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यही है आपका इंटरसेप्ट। अब अगर आपको स्लोप पता है, एक इंटरसेप्ट पता है, तो इंटरसेप्ट, अब देखो नाम से बस हम इसको बड़ा बना रहे हैं। इंटरसेप्ट के जरिए मुझे क्या पता चलेगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्या पता चलेगा, कोऑर्डिनेट। अब एक कोऑर्डिनेट पता है और स्लोप पता है, बना ली लाइन की इक्वेशन, काम खत्म। अगर मुझे स्लोप नहीं पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, जिसको हम अपनी मैथ्स की बुक में इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, तो उसमें मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों पता है, ठीक है, ये दोनों मुझे पता है। तो दो पॉइंट पता है, तो मैं स्लोप निकाल के लाइन की इक्वेशन बना लूंगा, काम खत्म, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि मैं यहां पर कहता हूं कि जिसका एक्स इंटरसेप्ट है वो है स्मॉल a, 0, वाई इंटरसेप्ट है 0, b, ठीक है, a,0, b,0। यहां पे वैसे नेगेटिव जोन है, बट मैंने जनरल b लिख दिया है, प्लस माइनस हम खुद ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर स्लोप क्या होगा, m विल बी, ठीक है, y माइनस y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a। तो ये आ गया आपके लिए माइनस b अपॉन में a, ये आ गया आपके पास स्लोप। स्लोप आ गया। अब स्लोप का वापस से क्या लिखोगे, x, y ले लो कहीं पर भी, x, y लाइन पे कहीं पे भी ले लो, तो y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में a।
जस्ट अब क्या करना है, वही छठी क्लास में जो सीखा था, ए वाई, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको यहां ले आते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स बी एक्स अपॉन में ए बी प्लस ए वाई अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 1। ए से ए कटा, बी से बी कटा, एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू 1। और हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये एक अलग फॉर्मूला है। इट्स जस्ट कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप कुछ भी करवा लो यार, कुछ भी करा लो, हम कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी करवा लो, दैट इज सिंपली उसके कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, और कुछ नहीं। 2 पॉइंट पता चल गए, इक्वेशन हम बना लेंगे। हम याद करने लगते हैं कि अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो जो ए और बी दिए हुए हैं ना, एक्स अपॉन ए लिखो, वाई अपॉन बी लिखो, इक्वल टू 1 कर दो। क्यों याद करना है जब आप खुद ही इतने कैपेबल हो इसको ढूंढने के लिए? वैसे भी प्रैक्टिस करते करते ब्रेन में फीड हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। अब बचता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी एक इंटरसेप्ट आपको पता है, स्लोप आपको पता है। तो भाई जब स्लोप पता है और एक कोऑर्डिनेट पता है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आप खुद से ही निकाल लोगे। अब एक फॉर्म दिया हुआ है हमारी बुक में, जो कि है परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, जिसे देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि यार ये क्या खतरनाक सी चीज दे दी है। लेकिन उसको भी देखो आप, आपके पास एक लाइन है, ठीक है, जरा उस लाइन को बस पढ़ के देखो। उसमें ये बोला गया है, ये बस है ना आसान सी चीज को थोड़ा घुमा फिरा के पकड़ने की कोशिश है। ठीक है, रियल लाइफ में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बस भैया थोड़ा सा तो कुछ घुमावदार चीज करके देनी है। तो उन्होंने क्या किया, एक लाइन है, लाइन के ऊपर ना ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ यहां पर P गिवन है। ठीक है, P गिवन है, और फिर इसका एंगल ओमेगा गिवन है। थीटा भी लिख सकते हैं, हमने वहां ओमेगा दिया ताकि कुछ डिफरेंट लगे। ठीक है, P और ओमेगा गिवन है, और अब आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, अब आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो यार कितनी सिंपल सी चीज है ये, कॉन्सेप्ट तो पता ही है। ठीक है, अगर ये एंगल ओमेगा है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 प्लस ओमेगा प्लस इस एंगल को मैं थीटा लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस ओमेगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस ओमेगा। ठीक है, तो अगर थीटा ये एंगल 90 माइनस ओमेगा है, तो इस लाइन का जो एंगल है एक्स एक्सिस से, वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस ओमेगा, यहां ब्रैकेट रहेगा, तो 180 माइनस 90 इज 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90 प्लस ओमेगा, तो ये एंगल हो गया 90 प्लस ओमेगा। दैट्स इट, यानी एंगल मिल गया लाइन का। लॉजिकली सोचो, इसको देख के हम घबराते हैं, इसके फॉर्मूले याद करते हैं। लाइन बनानी है तो आपको स्लोप और 2 पॉइंट पता होने चाहिए, सॉरी 2 पॉइंट पता होने चाहिए, या फिर स्लोप पता हो और 1 पॉइंट पता हो। तो भाई एंगल पता चल गया, तो स्लोप तो मेरा निकल ही गया है। तो भाई एंगल इसका 90 प्लस ओमेगा है, तो इसके आगे मैं tan थीटा कर दूंगा, तो यह आ जाएगा tan 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस कॉट ओमेगा। लो भाई ये क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। हो गया, स्लोप आ गया। अब स्लोप आ गया, इससे तो काम नहीं चलेगा, 1 पॉइंट चाहिए। लो भाई बचपन में ही, तो 10th में ही सीख लिया था। इस लाइन की लेंथ P गिवन है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट प्लेन, यही खेल खेलते हैं। तो यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, P cos ओमेगा, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, P sin ओमेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, P cos ओमेगा x कोऑर्डिनेट, P sin ओमेगा y कोऑर्डिनेट। सो हमारा काम डन। 1 पॉइंट चाहिए था, मिल गया। एंगल चाहिए था, मिल गया। अब हमारी इक्वेशन बन गई कि y माइनस y1 जो कि है P sin ओमेगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस x1 जो कि है P cos ओमेगा इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप किसके बराबर है, माइनस कॉट ओमेगा। कितना सिंपल है। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म के नाम से रटते हैं, याद करते हैं, और इसी में सबसे ज्यादा डरते हैं। ठीक है, अगर डर क्यों लगता है, जब हमें सही रास्ता नहीं पता होता है। अब पता है, इसलिए देखो कितना हल्का लग रहा है, ये कितना इजी लग रहा है। तो अपनी पढ़ाई आसान होगी तो समझ आएगी, और समझ आएगी तो गलतियां नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी तो कौन काटेगा नंबर। तो इन दी एंड जिस चीज से हम डरते हैं कि नंबर कमाएंगे, नंबर कमाएंगे, और उसके लिए हम सिर्फ क्वेश्चंस पे, टिप्स एंड ट्रिक्स पर फोकस करते हैं, उससे तो फायदा हो ही नहीं रहा ना। लेकिन राइट एजुकेशन से फायदा हो रहा है। अब नंबर भी आ रहे हैं और चीजें अच्छी भी लग रही हैं, पढ़ने में मजा भी आ रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरे पास दिस। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कॉट ओमेगा को मैं यहां लिख देता हूं कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। ठीक है, इधर ले जाते हैं, वाई साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ओमेगा प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब इसको यहां ले आते हैं, तो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू, इसको यहां ले जाते हैं, तो यहां पे माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, पी इधर भी है कॉमन, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस, और ये क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स कॉस ओमेगा प्लस
y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। लो भाई इक्वेशन आ गई। हम याद करते हैं कि अच्छा cos ओमेगा प्लस sin ओमेगा, x के साथ cos लगाना है, y के साथ sin लगाना है, इक्वल टू p के बराबर रख देना, इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज द रॉन्ग वे। आपके पास फॉर्मूला कभी पहले नहीं आता है। अगर आप एक खोजकर्ता की नजर से देखो तो फॉर्मूला एंड रिजल्ट होता है। हम फॉर्मूले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि एक उल्टा रास्ता है। जब हम उल्टे रास्ते पे चलेंगे तो सीधा रास्ता हमें कभी भी नजर, सही रास्ता हमें कभी भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो जितने भी फॉर्म्स थे, सारे फॉर्म्स हमने यहां पर इजिली एक्सप्लोर कर लिया। दिस इज द राइट वे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले पार्ट की तरफ, और वो है एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, अब एंगल बिटवीन लाइंस भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट राइट वे में कम्युनिकेट करना है, काम हमारा यहां पर हो जाता है। सो अब हम क्या करेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, यानी कि अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं और दो लाइंस को लेते हैं। ठीक है, सो एक लाइन मैंने ये ले लिया, ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने ये ले लिया। ठीक है, दूसरी लाइन मैंने ये ले लिया। अब मुझे क्या पता एंगल बिटवीन लाइन कैसे निकालना है, लेकिन जो मुझे आता है उसके जरिए कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, वो ये है कि पहली लाइन का एंगल θ1 ये है, दूसरी लाइन का एंगल θ2 ये है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या होंगे, ये बिटवीन लाइंस देखना है, ये दोनों एंगल सेम है, और दूसरा एंगल कौन सा है, ये रहा दूसरा एंगल ये है। आप इन दोनों एंगल्स को ही एंगल बिटवीन लाइंस कह सकते हो, डिपेंड। अब आप कैसे चूज करोगे कौन से एंगल को बोलना है, तो दोनों को ही बोलोगे। ठीक है, तो अगर एक एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, सीधी सी बात, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, ये दोनों एंगल मिलके कितने होंगे, क्या कहते हैं 180 होगा। तो जस्ट आप अल्फा निकाल लो, दूसरा अपने आप निकल गया 180 माइनस अल्फा। हम मॉड लेके प्लस माइनस बहुत कंफ्यूज करते हैं अपने आप को, ऑब्जर्वेशन के रास्ते बढ़ो, कंफ्यूजन खत्म। सो हमारा फोकस सिर्फ किस पे रहेगा, अल्फा की तरफ रहेगा। ठीक है, हम अल्फा निकालते हैं, दूसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। कई बार ऐसे होता है ना, मल्टीपल ऑप्शंस के क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों आंसर्स लिखे हैं, तो अगर ये 60 आ गया तो और दूसरा ऑटोमेटिकली 120 हो जाएगा। अगर ये 90 आ गया तो दूसरा भी 90, मतलब उसमें तो एक ही एंगल हो रहा है 90 90। अगर ये 80 आ गया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्यों हम उसके फॉर्मूले को याद कर रहे हैं, मॉड m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। छोड़ो उसे, ठीक है, उसके पीछे के लॉजिक को समझो। ठीक है, अभी अपने को पता ही नहीं है कि फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हम डिस्कवरर की तरह पढ़ाई करेंगे, वही राइट वे है। हम बुक खोलते हैं, फॉर्मूला दिख जाता है, अब हम फॉर्मूले से सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। फॉर्मूला इज एंड रिजल्ट। तो अब मेरे पास एंगल्स हैं। ठीक है, अब एंगल्स में कैसे निकालूंगा, तो यहां पर एंगल बिटवीन लाइंस को ठीक है करने से पहले ऑटोमेटिकली अब मेरी नीड क्रिएट होती है किस चीज को समझने के लिए, कि यहां पर ये जो दो लाइंस हैं ये मेरे लिए नोन लाइंस हैं, नोन लाइंस हैं। ठीक है, नोन लाइंस हैं, तो इनकी इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, खुद ही सोचो, अब भाई लाइन की इक्वेशन ही नहीं पता है तो एंगल बिटवीन लाइंस का मैं खाक निकालूंगा, तो इट मींस इन दोनों लाइंस की इक्वेशन मेरे लिए क्या है, नोन है और अवेलेबल है मेरे पास, और इनकी इक्वेशन मेरे पास किस फॉर्मेट में लिखी होगी। तो अगर मैं अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को, यानी कि एंगल बिटवीन लाइंस को स्टडी करने से पहले ऑटोमेटिक एक नीड क्रिएट हो गई, ठीक है, कि इक्वेशंस को एक बार ऑब्जर्व करो। ठीक है, इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, तो हमारे पास इक्वेशंस आती हैं y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m के फॉर्म में, इसी तरह के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब m जो है वो एक नंबर भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है और इररैशनल भी हो सकता है। तो जनरल फॉर्म में चले तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो यहां पर क्यू वाई माइनस क्यू वाई वन इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी एक्स वन। ठीक है, मतलब जहां पर हर जगह कॉफिशिएंट्स आ जाए मैंने वो फॉर्म में लिख लिया। तो यहां पर अगर इन सबको एक तरफ लेकर जाऊं तो पी एक्स माइनस क्यू वाई प्लस क्यू वाई वन, ठीक है, माइनस पी एक्स वन इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो मेरी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के कुछ इस तरह से नजर आती है, और इसी को हमने बोल दिया जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां सब चीज एक तरफ ले आए और इक्वल टू 0 की तरह छोड़ दिया। तो कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट, ये तो खैर कांस्टेंट बन जाता है, ये पूरा का पूरा क्यू भी नोन है, y1 भी नोन है, p भी नोन है, x1 भी नोन है। तो यहां पर हमने कहा कि यार अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। बेसिकली 10th में हम इसको क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर लाइन से ही लिया गया है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखता है तो हम उसको क्या कहेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें इससे यह पता चल गया कि हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ठीक है, वो जनरल इक्वेशन में प्रोवाइड की जाएगी, जनरल इक्वेशन में प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप कैसे निकालेंगे उसको हम जानते हैं यहां पर। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए अनदर इक्वेशन जिसमें मैं एक स्लोप और y को अलग अलग देख सकूं। ठीक है, तो y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू
अभी मैंने पी बाई क्यू लिखा था, लेकिन अब मैं पी बाई क्यू की जगह सिर्फ एम लिखता हूं, क्योंकि अभी मुझे स्लोप निकालना है। ये तो जनरल इक्वेशन बन गई, इसको जस्ट ऑब्जर्व किया हमने, इसको सॉल्व नहीं किया, इसको ऑब्जर्व किया कि कोफिशिएंट यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अब मैं स्लोप देखना चाहता हूं इक्वेशन के अंदर कि वो कैसे नजर आएगा, तो यहां पर एम लिख दिया। सो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन, ये सारे कांस्टेंट हैं। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एक कांस्टेंट c लिख देता हूं। और अब अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दूं, यानी कि इसी को इस फॉर्मेट में रीअरेंज कर दूं, जिसमें कि मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, वो ये है कि y का कॉफिशिएंट यहां पर 1 है, तो x का जो कॉफिशिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्लोप के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको देखें अगर, तो मैं बी वाई को इधर ही रखता हूं, इन ए एक्स और सी को उस साइड लेके जाता हूं, तो माइनस ए एक्स प्लस सॉरी ए एक्स माइनस सी। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन में बी एक्स माइनस सी अपॉन में बी। तो ये माइनस ए अपॉन बी क्या है, आपका इस लाइन का स्लोप है। लो भाई, मिल गया। ठीक है, तो स्लोप निकालना भी हमारे लिए क्या हो गया, सिंपली इजी हो गया, कि अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आप स्लोप निकाल सकते हो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, उसको इस फॉर्मेट में जस्ट सिंप्लीफाई रीअरेंज करके आप यहां पर क्या कर सकते हो, स्लोप को इजीली यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो स्लोप निकालना हमारे लिए इजी है, यानी इक्वेशन मिलेगी, स्लोप निकाल लेंगे। तो हमने अब यहां पर बस कह दिया कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। ठीक है, जो कि हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमने स्लोप को निकालने के लिए किया, और इससे हमें पता चला कि जनरल इक्वेशन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन के जरिए हम लोगों ने स्लोप निकाला, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। तो m1 m2 है क्या, बेसिकली व्हाट इज m1, m1 इज tan थीटा 1, व्हाट इज m2 व्हिच इज tan थीटा 2। ये थीटा 1 एंगल, ये थीटा 2 एंगल। ठीक है, काम खत्म। अब यहां पर थीटा 1 प्लस अल्फा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, थीटा 2 के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या, हम इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कुछ नहीं है, दिस प्लस दिस प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल ढूंढ लिया, उसको और इसको ऐड कर दो, वो भी 180 के बराबर होगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस अल्फा। बेसिक कैलकुलेशन है, जो कि शायद हम लोगों ने 9th और 10th में करी होगी। ठीक है, करी ही है। ठीक है, तो इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के शो ऑफ करते हैं पढ़ाई के अंदर, उतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई इनके बीच में रिलेशन चाहिए, जो दिख रहा है एंगल के बारे में, ट्राइंगल के बारे में जानते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में जानते हैं, उसी से ढूंढा और फाइनली ये रिजल्ट आया। तो अपने को क्या जानना है, अल्फा जानना है। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। अपने पास क्या इंफॉर्मेशन है, अपने पास स्लोप की इंफॉर्मेशन है, जो कि tan थीटा 1 और tan थीटा 2 के बराबर है। तो अब मुझे एंगल जानना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां पर ये कर सकता हूं, जो बुक में लिखा होता है ना, डायरेक्ट बस उस पर आगे मत बढ़ो, सिंपली मेरा काम हो चुका है। अगर मुझे m1 m2 पता है, इन जनरल लाइफ में क्या करूंगा, मैं m1 क्या है, tan थीटा 1 है, तो मैं थीटा 1 निकाल लूंगा tan इनवर्स m1 करके। ठीक है, और थीटा 2 निकाल लूंगा tan इनवर्स m2 करके। आंसर आ गए मेरे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एंगल बिटवीन लाइन आ गया। यही करूंगा ना रियल लाइफ में, लेकिन हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्यों बनाते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं कि आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम में डालना है वो चीज, फॉर्मूला बनाते हैं जस्ट फर्दर, उस फॉर्मूले के जरिए, वो फॉर्मूला एंड रिजल्ट है। अब हर रिजल्ट एक नया सवाल लेकर आएगा, उस सवाल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए और एक्सप्लोरेशन करने के लिए, अपनी नेचर से कम्युनिकेशन को और बेहतर करने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं। तो हमने यहां पर क्या किया, ये पता है, हम चाहे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से इनकी वैल्यूज निकाल के सब्ट्रैक्ट करके एंगल निकाल लेंगे, काम खत्म। और एक्चुअली में चाहिए क्या था, एंगल बिटवीन लाइन चाहिए था ना, तो वो निकल गया। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे एग्जाम्स में ना उस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें लगता है कि भाई एंगल बिटवीन लाइन निकलने का तरीका सिर्फ फॉर्मूला ही है, ऐसा नहीं है। अपना देखो, पढ़ाई से रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है। ठीक है, अपना सोच विस्तार में रहना चाहिए, वो ब्रॉड सोच सके, ऐसी कैपेबिलिटी हमें डेवलप करनी है। अगर मुझे एंगल निकालना है, मैं चाहूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके एंगल निकाल सकता हूं, ये बात पता रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें कभी कोई शक मत रखना कि बस इसी फॉर्मूले से निकलता है। पढ़ाई आपको रिस्ट्रिक्ट करे वो गलत पढ़ाई है, पढ़ाई आपको सोचना सिखाए वही पढ़ाई असली पढ़ाई होती है। ठीक है, तो अब हम उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी बुक में दिया होता है, लेकिन वो भी एक वे है आंसर तक पहुंचने का, और वो एक्चुअली में यही है, आप tan इनवर्स करके ही निकालोगे सारी चीजें। तो अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1 के बराबर है। अब हमने क्या सीखा है, हमने यहां पर सीखा है कि अगर मैं यहां पर tan अल्फा कर दूं, तो वो tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। और tan a प्लस बी या a माइनस बी को हम tan a tan b वाले फॉर्मेट में, यानी इसको एक्सपैंड कर लेंगे, उसकी जगह m1 m2 लिख देंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो यहां पर आया tan अल्फा इज इक्वल टू tan a माइनस बी क्या होता है, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1।
ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहां पर आते हैं tan थीटा टू की जगह मैं यहां पे लिखता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा टू यहां पर क्या है, m2 है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। ठीक है, कोई मॉड वॉड नहीं है, ध्यान से देख रहे हैं, यहां मैंने कोई मॉड नहीं लगाया है। ठीक है, तो tan अल्फा मेरा इसके बराबर आ गया। कई बार बच्चों को लगता है कि बस ये सॉल्व कर देना है, क्योंकि हम रट के आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है इससे एंगल मिल रहा है, नहीं, इससे उस एंगल का tan मिल रहा है। तो अगर अब आपको एंगल निकालना है तो अल्फा विल बी tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 करके मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों को पता था कि भाई इन सब चीजों की नीड पड़ती है, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो कोई भी चीज हमने ऐसी नहीं उठाई है जो हमने ऑलरेडी पढ़ते हुए नहीं आए हैं। एप्लीकेशन में चीजें आपको प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगी। जो सीक्वेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम ने गड़बड़ कर रखा है, जिसकी वजह से पढ़ाई मुश्किल हुई है, उसको सही करके मैं आप लोगों को सारी चीजें सीक्वेंस में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इन दी एंड वही करना पड़ा। अब हमारे मन में एक लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, ये काम यहीं करके फटाफट इसको फिनिश कर सकते थे तो यहां क्यों आए? ठीक है, हम यहां पर इसलिए नहीं आए कि आपके लिए कोई एग्जाम्स के क्वेश्चन बनाने हैं, हम यहां पर इसलिए है ताकि हम फर्दर ऑब्जर्वेशन के जरिए और कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर सके और अपनी सोच की शक्तियों को बढ़ा सके। मतलब मैथमेटिशियन का ये मोटो था। एग्जाम्स के लिए वो कोई चीज नहीं खोजते हैं, ठीक है, वो खोजते हैं नेचर से और बेहतर कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि वो और नई नई चीजों को सीख पाए, नेचर में समझ पाए। अब यहां पर ऑब्जर्व करते हैं एज अ मैथमेटिशियन। ठीक है, हमारी बुक में तो यार मॉड दिया हुआ है, चलो वहां से एक क्लू उठाते हैं। ठीक है, मॉड दिया है, यहां पे हमें मॉड की जरूरत पड़ी नहीं, तो अब मैं बताता हूं वहां पे मॉड क्यों आया। हम बस याद कर लेते हैं, मॉड मतलब प्लस माइनस नहीं, मॉड का मैं रीजन बताता हूं। अब देखो, ऑब्वियसली यहां पर जो मैंने लाइन ली है वो इस तरह से ली है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से अपने स्किल्स को बढ़ाओ। तो हो सकता है अब यहां पर अगर आप देखोगे तो m1 का जो एंगल है, इस लाइन को अगर आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में है, और ये वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल का जो tan थीटा होगा, जरा उस पर ध्यान देना, उस पर ध्यान देना। ठीक है, 0 से 90 के बीच में tan थीटा पॉजिटिव होता है, 90 से 180 के बीच में tan थीटा नेगेटिव होता है, यानी कि m2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, m2 आपका नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव माइनस m1 की वैल्यू यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां न्यूमरेटर आपका ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 क्या है, पॉजिटिव, m2 क्या है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बेसिस पर अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यस और नो। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने एंगल लिया है वो जस्ट एक एंगल है। ठीक है, और अगर मैं दूसरे एंगल को देखूं तो वो सिंपली 180 माइनस अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आंसर आ सकता है, लेकिन यहां से जो मैं आंसर निकालूंगा, ठीक है, वो इस वाले एंगल को ही बताएगा। ठीक है, अब इस वाले एंगल को मैं कैसे बोल सकता हूं, ये वो एंगल है जो जब आप एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, इसको पाई माइनस थीटा टू लिख देता हूं, ये वो वाला एंगल ही बताएगा अगर जस्ट हम बिना मॉड के सॉल्व करते हैं तो। और अब मैं बात करता हूं 180 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू जो भी आएगी, मान लेते हैं इसको सॉल्व करके एक वैल्यू आई, लेट्स से इसकी वैल्यू आई के। ठीक है, इसकी वैल्यू के आई। ठीक है, तो tan अल्फा मैं यहां पर इसको ले लेता हूं, tan अल्फा ले लेता हूं। ठीक है, के जो वैल्यू आई है वो tan अल्फा की आई है, tan अल्फा इज इक्वल टू के, यानी कि जस्ट इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आई वो क्या है, के। ठीक है, tan अल्फा के आई। तो अब बात करते हैं tan अल्फा अगर के है तो tan 180 माइनस अल्फा किसके बराबर होगा। सो tan 180 माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, माइनस tan अल्फा के बराबर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस के। ठीक है, तो अब यहां पर क्लियरली अगर tan अल्फा की वैल्यू के आया तो माइनस tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी, माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस के। हाँ, मतलब tan 180 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के, माफ करना। ठीक है, तो tan 180 माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस की है, यानी कि 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस के। ठीक है, अब लॉजिकली सोचो, इसकी वैल्यू प्लस में आई तो इसकी वैल्यू माइनस के हो गई, दूसरे वाले एंगल के लिए tan इनवर्स माइनस के हो गया। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू माइनस में आती, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस में आती, ठीक है, तो tan 180 माइनस अल्फा क्या होता आपके लिए, यहां पे प्लस के हो जाता। क्यों हो जाता, आप सिंपली देख लो, tan 180 माइनस अल्फा, यहां आंसर मत लिखो, tan 180 माइनस अल्फा इज माइनस tan अल्फा, और माइनस यहां लगाता, tan अल्फा की वैल्यू माइनस के होती, तो ये देखो क्या बन गया, प्लस के बन गया। ठीक है, इट मींस कि मॉड लगाने से मुझे दोनों tan अल्फा मिल जा रहे हैं, एक एक्यूट एंगल वाला, एक ऑब्ट्यूज एंगल वाला। ऑब्वियसली सिर्फ 90 डिग्री पर दोनों 90 90 होंगे ना, वरना एक एंगल तो यहां पर एक्यूट होगा, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा, काम खत्म। ठीक है, तो एक्यूट वाला कौन सा होगा, सिंपली अगर आपकी लाइन के बीच में, ठीक है, लाइन इस तरीके से है तो ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज होगा। लाइन अगर इस तरीके से है तो ये एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। ऑब्जर्वेशन से नजर आ रहा है, तो भाई जो आंसर आपका पॉजिटिव में है वो एक्यूट एंगल के लिए है, ठीक है, जो आंसर आपका नेगेटिव में है वो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए है, काम खत्म।
यानी कि अब आप प्लस माइनस को देख के सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको नेचर से कम्युनिकेट किया है। सो इन शॉर्ट इक्वेशन यही है, एक बार प्लस के है तो एक माइनस के है। तो हमने क्या किया, हमने कहा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 किया और इसके आगे मॉड लगा दिया, क्योंकि मॉड में हम क्या कहते हैं, जब मॉड हटाते हैं तो इसका जो भी आंसर आया है, लेट से वो मॉड के है, तो हम इसको लिखेंगे एक बार प्लस के एक बार माइनस के। ठीक है, तो प्लस के किसके, प्लस के से क्या मिलेगा मुझे, प्लस के का मतलब है कि tan इनवर्स प्लस के यानी एक्यूट एंगल मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल है वो प्लस के से मिल जाएगा और माइनस के से क्या मिल जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। बट आपको tan इनवर्स माइनस के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने एक्यूट एंगल ढूंढ लिया है, से फॉर एग्जांपल ये आ गया 75 डिग्री, ठीक है, तो माइनस के से जो एंगल निकल कर आएगा तो 180 माइनस 75 ही आएगा, जो कि आएगा 105 डिग्री। काम खत्म। तो इतना क्यों कंफ्यूज होना है। ठीक है, आप कोई भी मॉड मत लगाओ, ठीक है, मॉड मत लगाओ, लेकिन स्कूल के एग्जाम में जरूर लगा देना वरना टीचर नंबर नहीं देगा। मॉड मत लगाओ। प्लस में आया तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल बता रहा है, माइनस में आया इसका मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल बता रहा है। काम खत्म। चाहे कोई सा भी एंगल निकाल लो, आपने ये एंगल निकाल लिया, 180 में से माइनस कर दो, ये एंगल आ जाएगा। ये दोनों एंगल ही तो है, एंगल बिटवीन लाइंस। काम खत्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली ऑब्जर्वेशन की तरफ कि लाइंस अगर पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। अरे ये तो बहुत ही आसान सी बात है यार ऑब्जर्व करने वाली, कि लाइंस अगर पैरेलल होंगी, दो लाइंस हैं अगर वो पैरेलल होंगी, तो यार उनका एक्स एक्सिस से जो थीटा होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि उनके स्लोप्स क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम होंगे। तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा, इसी फॉर्मूले से ऑब्जर्व करें तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा, जीरो होगा। और ये जीरो कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर आपका जीरो हो जाए। न्यूमरेटर जीरो हो जाए यानी कि m2 माइनस m1 आपके लिए जीरो हो, यानी कि m2 इज इक्वल टू m1। और हमें इसके जरिए भी ये बोलने की जरूरत नहीं है भाई एंगल सेम है तो दोनों के tan थीटा भी तो सेम ही होंगे ना, तो यानी कि दोनों के स्लोप क्या आएंगे आपके, सेम टू सेम आएंगे। काम खत्म। ठीक है, व्हाट इफ दो लाइंस आपकी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी एंगल बिटवीन लाइंस जो है वो 90 डिग्री है, तो दूसरा एंगल भी जो होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। तो यानी यहाँ पर एक ही आंसर आने वाला है, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये अल्फा 90 डिग्री है, चलो एक बार tan को इधर ले आते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। tan अल्फा क्या है आपका, अल्फा एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और tan 90 की वैल्यू तो जग जाहिर है भाई कि ये अनंत होता है, इंफिनिटी होता है। तो अगर इसकी वैल्यू इंफिनिटी है तो डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, शून्य। इट मीन्स डिनोमिनेटर शून्य होगा तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। सो m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। और इस कंडीशंस को भी हम लोग याद करते हैं, क्या जरूरत है याद करने की, जब आप खुद से डिस्कवर कर सकते हो। यानी कि दोनों लाइंस के नॉन इक्वेशन से, जो आपको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है, स्लोप को निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर जवाब -1 आ गया तो आप यहां पर आपको पता चल गया कि ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, काम खत्म। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, कि अगेन जनरल इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं और उसके जरिए पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन बनाने के ऊपर हमें सवाल दिया जाता है। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। ठीक है, हमें कहा गया कि भाई 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन बनाओ जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो और वो 1,1 से पास होती हो। ठीक है, लेट्स से वो 1,1 से पास होती हो। कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो मैंने कहा एक पॉइंट पता है, अब वो जो लाइन है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो भाई जो इस लाइन का स्लोप है वो उस लाइन का स्लोप होना चाहिए। अब मैं बना लूंगा लाइन की इक्वेशन, काम खत्म। ठीक है, तो भाई यहां पर मैं लाइन की इक्वेशन कैसे बनाऊं, इसका स्लोप देखता हूं, तो वो क्या आएगा मेरे पास, 4y इज इक्वल टू -3x माइनस 5। सो y इज इक्वल टू -3 अपॉन में 4x माइनस 5 अपॉन में 4। शुरुआत हमें ऐसे ही करनी चाहिए, बाद में हम -a अपॉन b करने लगेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू -a अपॉन में b x माइनस सी अपॉन में b। सो -a अपॉन b क्या हो जाता है, आपका स्लोप हो जाता है। अब ये हमारे लिए कोई अलग फॉर्मूला थोड़ी है, ये हम जानते हैं। इट्स जस्ट कि हमें पता है तो हम बस यहां से यहां फटाक से आ जाते हैं, ये स्टेप करने से हम बच जाते हैं। लेकिन इसको मार्केट में परोसा जा रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से। जस्ट बड़ी एक लाइन की तो सिंप्लीफिकेशन की ऑब्जर्वेशन है, वही तो करनी है। कॉन्सेप्ट पता है, काम खत्म। तो मुझे इस परिस्थिति में स्लोप चाहिए जो कि क्या है, -3/4, क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना है, -3/4। तो जो ये दूसरी लाइन जो 1,1 से पास कर रही है उसका स्लोप भी कितना होगा, -3/4। सो एक नोन पॉइंट y -1 अपॉन में x -1 इज इक्वल टू स्लोप -3/4। सो 4y - 4 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। इसको यहां ले आते हैं, 3x प्लस 4y इसको यहां ले आएंगे, -7 इक्वल टू 0। चेक करो क्या ये 1,1 से पास हो रही है, तो 3 प्लस 4 माइनस 7, यस इट इज इक्वल टू 0। इट मीन से पास हो रही है। और ये लाइन का स्लोप देखो 3x 4y। यानी कि अगर पैरेलल लाइन बनानी है तो अब यहां से ऑब्जर्वेशन पकड़ लो, जिनको टिप्स एंड ट्रिक्स करके मार्केट किया जाता है कि भाई इन चीजों को सेम रखो।
3x प्लस 4y। हम ऐसे पढ़ाते हैं कि भाई 3x प्लस 4y रखो, अब यहां पे क्या करो, d बना दो, ठीक है, यहां d लिख दो और फिर उसमें 1,1 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 प्लस d इज इक्वल टू, ये 0 होना चाहिए, तो d इज इक्वल टू आपके लिए आ गया -7, ठीक है। फिर यहां पुट कर दो, तो 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। लो भाई, आपका काम हो गया। अब लॉजिकली एक बात को बताओ, ये जिसको हमने टिप्स एंड ट्रिक्स बोल के आपको पकड़ा दिया, ऐसे पकड़ाया, तो ज्ञान मिला नहीं मिला, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मिला। लेकिन जब हमने ये ऑब्जर्वेशन करी, ये ज्ञान लिया, तो जिसको हम टिप्स एंड ट्रिक्स कह रहे हैं वो तो हमने खुद ब खुद डिस्कवर कर लिया। अब वो टिप नहीं है, वो ट्रिक नहीं है हमारे लिए, वो नॉलेज है हमारे लिए, ठीक है। डायरेक्ट अगर ऐसे पढ़ लिया जाए कि अगर पैरेलल लाइन बनानी है तो ये सेम लिख दो, ये सेम लिख दो, यहां डी लिख देना, सी लिख देना, के लिख देना, इक्वल टू 0 कर देना, 1 1 डाल देना, तो सिर्फ इतना पढ़ा था तो नॉलेज नहीं मिलता। या सिर्फ आप इतना पढ़ोगे तो आपने नॉलेज ली ही नहीं है, आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ढूंढा है, और वो भी सॉल्व तब होगा जब एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लिया, कंफ्यूज, क्योंकि नॉलेज नहीं है, तो हमें वो क्वेश्चन जो है, वो सिचुएशन जो है, वो टफ लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हम कहेंगे कि जेडब्ल्यू का एग्जाम हार्ड है। अरे बहुत आसान है यार। अगर हम अपनी लाइफ में जेडब्ल्यू के एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो बड़ी बड़ी रिसर्चेस, बड़ी बड़ी चीजों को कैसे खोज पाएंगे अपनी लाइफ में? नहीं खोज पाएंगे। उन अननोन्स को कैसे खोज पाएंगे जिनको आज तक खोजा नहीं गया है? और वो चीजें करना बहुत आसान है, हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम 21वीं सदी में होके नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम अपनी लाइफ को खुद ही खराब कर रहे हैं। सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट यही बनना है आपको, ठीक है। और वो कैसे बनोगे? ऑब्जर्वेशन के रास्ते ही बनोगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो भाई यहां पर है, ठीक है। अब देखो, अब एक काम करता हूं, मैं आपको ट्रिक के स्टाइल में समझाता हूं, ठीक है, ट्रिक के फॉर्मेट में समझाता हूं, फिर ऑब्जर्वेशन के फॉर्मेट में समझते हैं, तो आपको भी कंपैरिजन मिल जाएगा। अगर आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, आपको एक लाइन बनानी है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो और 1,1 से पास होती है, ठीक है। तो आप क्या करना, आप ना y का कोऑर्डिनेट ले लेना, ठीक है, और उसके आगे माइनस लगा देना, 4x प्लस, और इसका कोऑर्डिनेट लेना, उसको यहां लिख देना, ये प्लस में ही लेना, y वाला कोऑर्डिनेट माइनस में लेना, x वाला कोऑर्डिनेट प्लस में लेना, और y लिख देना, प्लस में यहां d लिख देना इक्वल टू 0, और इसमें फिर ये कोऑर्डिनेट डाल दो, -4 प्लस 3 प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये जाएगा -1 प्लस डी इक्वल टू 0, सो डी इज इक्वल टू 1। और अब इस डी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपके पास आ गया -4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है वो लाइन की इक्वेशन। अब यहीं पे अपने आप को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉरी अपने आप को कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और सोचो एक बार, पहले बात सुन लो फिर पॉज करना, सोचो एक बार। क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीख लिया, ज्ञान मिला नहीं मिला, हमें बस इतना पता है कि इसको यहां करना है, माइनस लगा देना है, इसको यहां करना है, प्लस में रखना है, पर क्यों करना है ये नहीं समझ आया, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहां से एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। जिस टास्क को हम लोग सोचते हैं कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं तो यहां ऑन कैमरा बोल रहा हूं, राइट डायरेक्शन में पढ़ो, 150 से 200 दिन के अंदर पूरी 11 12 की फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री फिनिश कर सकते हो। और 150 से 200 दिन एक साल से कम समय होता है, पूरी 11 12 मिला के मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल प्लस 2 महीने 3 महीने बचते हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, जो कि आप आराम से बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब हम इसको ऑब्जर्वेशन के रास्ते लेके चलते हैं, मैथमेटिशियन की तरह सोचते हैं कि हमें एक लाइन बनानी है, ये वाली लाइन है, ठीक है, हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो इसके परपेंडिकुलर हो और वो 1,1 से पास हो, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप है -3/4, ठीक है, इसका स्लोप है m1। तो अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप m2, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है, बट ये दोनों लाइंस क्या परपेंडिकुलर है, तो m2 मल्टीप्लाई m1 -1 के बराबर होगा। सो इसलिए m2 की वैल्यू आ जाएगी -1 में m1, जो कि हो जाता है -1 में -3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, कट गया, तो इसका स्लोप आ गया 4/3। सो इस लाइन का मुझे स्लोप पता चल गया 4/3, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास स्लोप 4/3। अब स्लोप है और एक पॉइंट है, तो y -1 में x -1 इज इक्वल टू 4/3, तो यहां पर आ जाएगा 3y - 3 इज इक्वल टू 4x - 4। इनको यहां ले, नहीं इसको यहां ले आते हैं 4x, ठीक है, या फिर इसको यहां ले आते हैं -4x प्लस 3y -4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो वही इक्वेशन आई जो थी कि नहीं। अब इनको देख के ना हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया -4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इनसे हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, कि यहां पर नेगेटिव क्यों है। तो और इसको हमने क्या किया, फिर एक ट्रिक बना दिया, एक टिप बना दिया, या फिर कहीं एक ट्रिक बना दिया और आपको परोस दिया, जिससे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हुआ बट नॉलेज नहीं मिली। अब हमने ऑब्जर्व किया, हमें अच्छा लगा, हमने फील गुड किया, और हमारी क्यूरियोसिटी बूस्ट हुई, और हमारी ऑब्जर्वेशन करने के स्किल्स भी तो एनहांस हुए। खैर ये तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, तो ये बड़ा ईजी सा लग भी रहा होगा, लेकिन समझो उन बड़े टॉपिक्स को, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, बस याद ही करते हैं,
ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे लिखा होता है cos थीटा, बस याद ही करते हैं। ठीक है, कैलकुलस के फॉर्मूलाज याद ही करते हैं, जबकि कैलकुलस में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। ठीक है, जीरो की दुनिया में कैसे आप फॉर्मूला बना सकते हो, सिर्फ वहां ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये गलत चक्कर में फंस जाते हैं, इसलिए संपूर्ण ज्ञान, सही ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान हमें मिलता नहीं है। और जिस ज्ञान के सागर में अभी हमने कदम रखा है, हम तो किनारे पे हैं भाई, समुद्र के बीच में जाने में तो अभी बहुत वक्त है, किनारे पे ही हमको लगता है हम डूब रहे हैं, तो बीच में जाके कैसे तैर पाएंगे। इसीलिए तो हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम सिर्फ वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो थिंकर्स है ना यहाँ पर, वो गिनतियों में है। हमको परसेंटेज में थिंकर्स की यहाँ पर कहने का मतलब है 150 करोड़ की आबादी है, और थिंकर्स की जो लिस्ट है ना वो गिने जा सकते हैं, वो इतने कम है। ठीक है, लेकिन हमको अगर सही एजुकेशन का एनवायरनमेंट बनाया जाए तो हम थिंकर्स की जो क्वांटिटी है ना वो परसेंटेज में पहुंचा सकते हैं। इस बात को समझना, सोचना, परसेंटेज में पहुंचेंगे तो नए नए इनोवेशन आएंगे जो अदर कंट्रीज ने नहीं किए हैं। हमारी इनोवेशन पे वो डिपेंड करेंगे, तो उनका पैसा यहां आएगा, उनका पैसा यहां आएगा, तो हमारी जो फॉरेन रिजर्व है, हमारी कंट्री का जो रिजर्व है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, जिससे कि ज्यादा कलेक्शन ऑफ मनी होगी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, हर किसी की सोशल लाइफ बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, और हम लोग इवॉल्व करना स्टार्ट कर जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हमारे कंट्री की जो करेंसी है उसकी पावर इंक्रीज करेगी, एंड उसके बाद हम लोग वापस से उस विश्व गुरु के टाइटल को गेन कर लेंगे। और यही होता है राइट वे ऑफ एजुकेशन का एंड रिजल्ट। एज अ नेशन हमें सोचना है, हम पढ़ते हैं उनके लिए, काम करने के लिए। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, हमारा टारगेट ये है कि हम उनके ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है उसके अंदर काम करें, क्योंकि उनका मनी का सर्कुलेशन अच्छा है। हम घबराते हैं चैलेंज को लेने के लिए कि भाई हम शुरू करेंगे तो हम इतने मनी का सर्कुलेशन कहां से लाएंगे, वो उनके पास भी कहां था, वो थिंकर थे, उन्होंने बना लिया। हम थिंकर नहीं है, हमें डर लगता है रिस्क लेने से, क्योंकि हमने आज तक बचपन से जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हम याद करने की आदत डलाई है, क्यूरियोसिटी मर चुकी है, एड्रेनलिन बूस्ट हमारे अंदर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक बायर बन के रह गए हैं और एक सर्विस देने वाले इंसान बन के पूरी जिंदगी काट लेते हैं। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई से जितना दूर भागोगे अपने लिए ही कठिन रास्ता बनाओगे, क्योंकि पूरी जिंदगी स्ट्रगल करके, सिंपल बात, एजुकेशन इतना पावरफुल टूल है ना, वो ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर सकता है, और हम 25 साल एजुकेशन लेके अकेले अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स गलती कर रहे हैं ना। ठीक है, और वो गलती क्या है, वी आर स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। इस बात को ना दिमाग के अंदर फीड करो, आपको अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, जितने भी लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं वो आपके अपने नहीं है भाई। ठीक है, उनकी बातों से अगर वैल्यू मिलती है तो लो और अपनी लाइफ को इवॉल्व करो। आप इवॉल्व करोगे तभी दुनिया, आप इवॉल्व होगे तभी दुनिया को इवॉल्व कर पाओगे। आप खुद ही इवॉल्व नहीं हो पाए और दुनिया कैसे बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे। और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है इंडिया में। अपने नेशन के बारे में सोचना चाहिए हमें, एज अ नेशन हम अगर ग्रो कर गए और हमने बड़े बड़े इनोवेशन किए या क्रांतिकारी चेंजेस लेकर आए, पॉजिटिव चेंजेस अपने सोसाइटी में लेकर आए, पूरी ह्यूमैनिटी ग्रो कर रही है, हमारा नेशन ग्रो कर रहा है, और दुनिया फिर हम पर डिपेंड करेगी। ठीक है, कहते हैं कि हर कोई राजा बन जाएगा तो कोई उसके लिए काम क्यों करेगा, तो अपने नेशन को राजा बनाओ। ठीक है, हम यहां पर वर्कर्स बनने के लिए पढ़ाई करने नहीं आए हैं भाई, हम यहां पढ़ने आए हैं अपने आप को राजा बनाने के लिए। एंटायर वर्ल्ड इज देयर टू वर्क फॉर अस, पूरी दुनिया है हमारे लिए काम करने के लिए, तो अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना है। अपने लेवल को बहुत आगे लेके जाओ, इतना आगे लेके जाओ कि ये जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस, इनके स्टैंडर्ड लो हो जाएं। हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने देखा ना, उसका जो पार्ट 2 बनाया था उसके अंदर हमने देखा कि भाई अगर ऑब्जर्वेशन के रास्ते क्या कुछ नहीं खोजा जा सकता है, खोजा जा सकता है ना, तो क्यों नहीं करते हैं। हम 11th-12th का सिलेबस 150-200 दिन में खत्म करके आगे बढ़ के और एडवांस चीजें पढ़े। एक तो हमारे सिलेबस का कल्चर इतना बेकार है, वाहियात सा है। 11th की फिजिक्स 12th के मैथ पे डिपेंडेंट है, 12th की फिजिक्स 11th की फिजिक्स पर डिपेंडेंट है। जब ये पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो आता नहीं है, जब वहां तक पहुंचेंगे तो ये जा चुका होगा, तो जो पढ़ रहे होंगे वो उस पर डिपेंड होगा, और केमिस्ट्री का तो फिजिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। सिस्टम ही गलत है, जिसका नुकसान किसको हो रहा है, क्या सिस्टम बनाने वालों का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप इस बात को समझो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस बात पे फोकस या सोचना पड़ेगा। अगर मेरे नंबर नहीं आ रहे, चलो मैं नंबर को ही अगर एक पैमाना लेके चलूं, तो मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपने आप से ये सवाल नहीं पूछता हूं कि तूने नॉलेज कितनी ली, मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि यार अगली बार नंबर लाने के लिए मुझे क्या पैतरा लगाना चाहिए। तो मेरी डायरेक्शन ना बिगाड़ दी गई है, मेरे सोचने की शक्ति हिल चुकी है। मेरे अंदर हनुमान की तरह शक्तियां हैं, जिसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। कोई बता दे अगर तो पता चले, जैसे जब वो समुद्र किनारे थे तो उनको बताया गया था कि भाई तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं, एग्जैक्टली सेम आप भी वैसे ही हो। हमारी जो पुरानी कहानियां हैं ना, ये मोटिवेट करने के लिए थी। ये एक कहानियां ऐसी नहीं है कि आपको सिर्फ बताने के लिए कि हाँ रामायण में एक चीज है, वो आपको एक इशारा दे रही है। आप भी उस हनुमान की तरह ही हो, हनुमान जी की तरह ही हो, जिसके अंदर असीम पोटेंशियल है।
और उसके लिए कुछ करना नहीं है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, ऑब्जर्वेशन का रास्ता पकड़ना है, मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला ना लेकर नेचर से बात करने की भाषा लेना है। हमें हिंदी जितनी अच्छी होगी हम उतने ज्यादा लोगों से बात कर पाएंगे, हिंदी नहीं आती होगी तुम उतनी बात नहीं कर पाएंगे। नेचर हमको साइंस परोस रहा है, हर रोज हर चीज जो दुनिया में हो रही है वो साइंस तो है। अब उसको समझे कैसे? नेचर से बात करके, भाई बताओ। अब लेकिन वो बात किस में करता है? मैथमेटिक्स में करता है, बट मैथमेटिक्स हमारे लिए फॉर्मूला की किताब है। तो जब हम अपनी शक्तियों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शक्तियां हमको समुद्र जैसी बड़ी चीज को छलांग करने वाली ताकत कैसे प्रदान करेगी? वो होते हुए भी किसी काम की नहीं है। इस बात को फील करो, समझो, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ो। जो चीज आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना बुद्धिमान बना लो कि आप उन चीजों को समझ जाओ, क्योंकि लड़ने में भी वक्त गुजरता है और वक्त हमारे पास, हम ह्यूमंस के पास लिमिटेड होता है। ठीक है, क्योंकि हर वक्त के साथ, हर समय के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है, एक नया टास्क आता है, और जब वो वक्त गुजर जाता है तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई हमारा इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्ट्रगल कर रहा है और हमें जीने के लिए अदर कंट्रीज के लिए वर्कफोर्स बनना पड़ रहा है, अदर कंट्रीज के लिए काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है उसको वर्ल्ड की नीड नहीं है, इसीलिए तो हमारा रुपया इतना कमजोर है। ठीक है, हम इन सब चीजों को कंसिडर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ये बातें बताई नहीं जाती हैं, और बताई इसलिए नहीं जाती क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये बातें भी बतानी जरूरी हैं। तभी तो हमारा यूथ अपने आप को प्रिपेयर करेगा। वो बेचारा यूथ ना रह के जेन जी बन चुका है। ठीक है, वो यूथ फ्यूचर ना बन के फ्यूचर के छपरी बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? बिकॉज दे आर फीडिंग अस लाइक दिस, और हम फीड हो रहे हैं। तो इस बात को समझो, इस बात को फील करो, तभी आप लाइफ में अपने आप को कामयाब बना पाओगे। और अगर आप कामयाब बनोगे ना, आप लाखों लोगों को आगे लेकर जाओगे। ठीक है, कामयाब बना पाओ या ना बना पाओ ये तो वक्त बताएगा, यह बाद की बात है। लेकिन आप एटलीस्ट अगर लाखों लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन से आगे भी ले गए ना, तो आपकी कामयाबी लाखों लोगों की दुआओं से मिली होगी, और मतलब दुआएं मिलेंगी आपको, और उससे सोचा को कितनी हैप्पीनेस मिलेगी। आप ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप में इतनी पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को बस जान जाओ कि यस, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है। अब मुझे उड़ने का समय आ गया है। अपनी क्यूरियोसिटी जो बचपन में मेरे पास थी ना, उसको वापस से जगा लो, ऑब्जर्वेशन का रास्ता पकड़ लो, फिर देखो जिंदगी मजा ही मजा। ठीक है, बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन ये बातों को फील करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, तो क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, तो भाई यहाँ पर पैरेलल इक्वेशन, परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे बना सकते हो? कोई टिप एंड ट्रिक नहीं है, इजीली यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब बारी आती है उस टॉपिक की जो कि है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, यही टॉपिक है ना? हाँ, बाकी सारा तो हो गया, एंगल बिटवीन लाइंस हो गया हमारा। ठीक है, तो भाई यहां पर मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया। अब मेरे पास एक लाइन है, चलो एक लाइन बना लेते हैं, जो कि ये रही। ठीक है, अब ये लाइन बना ली मैंने। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस बताना है। तो लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो लॉजिकली अपने आप से पूछते हैं कि किस लाइन को मैं, अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से कितनी है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं। तो एक काम करते हैं कि भाई ऐसे तो ये बड़ा है, ये छोटा है, एक काम करते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उस वाले को लेते हैं। तो वो कहां मिलेगा? वो यहां मिलेगा एकदम। जो जो मतलब आप एक लाइन बना रहे हो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। ठीक है, लॉजिकली ये बात से हम भली भांति सहमत हैं। ठीक है, इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। तो हमने कहा शॉर्टेस्ट लाइन यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उस लाइन से आपको मिल जाएगा इस चीज का डिस्टेंस डी। मतलब हम उसी को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उसी को हम लोग कहेंगे। अब बात यह आती है कि इसको ढूंढना कैसे है। अब हम बुक खोलेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन लेकिन राइट डायरेक्शन में अगर मुझे पढ़ना है, तो मैं इस चीज को जानना चाहता हूं, याद नहीं करना चाहता हूं। इस बात को अपने आप से पूछना, क्योंकि अभी हमारी वो स्कूल कल्चर वाली आदत है, कोचिंग कल्चर वाली आदत है याद करने की। ठीक है, लेकिन अपने आप से पूछना कि यार मुझे ये चीज जानना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मुझे ये याद नहीं करना है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ये करता हूं तो मैं वही कर रहा हूं जो दुनिया करवा रही है, लेकिन अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो मैं कैसे जान पाऊंगा? मैथमेटिशियन ने जो किया ऐसा क्यों किया होगा? ये सोचना सीखना ही असली पढ़ाई है। ठीक है, और इसी से आप इवॉल्व करोगे, आपकी थिंकिंग इवॉल्व करेगी, और जिसकी थिंकिंग इवॉल्व करती है दुनिया उसके आगे नतमस्तक होती है। ठीक है, तो भाई यहां पर यह सोचना है। अब बात आती है कि हम अपने बुक से अगर अपने अपने आप से ये सवाल बोल दिया है, इस तरह से बातें कर ली है, तो बुक में जो लिखा है ना वो हमको गाइड करेगा। वो ऑटोमेटिकली वही लेटर्स, वही डेरिवेशन हमारे लिए अब डिस्कवरी में तब्दील हो जाएगी। वही लेटर्स अब हमें राइट डायरेक्शंस दिखा रहे होंगे। इट्स जस्ट कि हमने अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में कर लिया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि यार ये क्या करना है, कि मुझे जानना है कि ये कैसे किया गया है। तो हमारी बुक में दिया गया है कि आप इसके, क्योंकि ये लाइन है,
इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जो कि है माइनस सी अपॉन में ए कॉमा जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जीरो कॉमा माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो अब अपने आप से पूछते हैं कैसे आया। मैं आपको सेल्फ स्टडी करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो हमने कहा कि यार जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अच्छा, ये कोऑर्डिनेट है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस पे जहां टच कर रहा है, तो इट मीन एक्स एक्सिस पे जब टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या ये कोई रॉकेट साइंस है जो मैं अपने आप से बात नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। ठीक है, तो एक्स आ गया मेरे पास माइनस सी अपॉन ए। ओके, तो ये ऐसे है। ठीक है, सिमिलरली जब ए इंटू जीरो वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, और यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट दिस। ओके, दैट्स इट। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया है, बुक वालों ने इन दोनों पॉइंट से लेके यहां पर ट्राइंगल बना दिया है। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा है कि यार यहां पर ट्राइंगल बना दिया है, तो अब इसका क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे सिस्टम की एक और गलती मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, अगर तो आप 2024 में 24 से अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपका पिछला साल 2023 11th में, सॉरी 10th में जो था, वहां पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हटा दिया। ठीक है, हटा दिया, सिखाना ही बंद कर दिया। अब इसके अंदर जब आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वहां पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल का यूज किया गया है, और ये सोच के वहां पर लिखा गया है कि आप उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसलिए वहां पर उसका कोई एक्सप्लेनेशन या डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो ये जो सिलेबस कटने का ये जो खेल चल पड़ा है ना, ठीक है, जिससे हम कहते हैं कि एग्जाम्स को इजी कर रहे हैं, अरे हमारा सिस्टम सोच ही एग्जाम्स के बारे में रहा है, थिंकिंग के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो एनवायरमेंट ही नहीं देना चाहता है ऐसा। ठीक है, एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, इसलिए स्कूल एग्जाम लेता रहता है, कोचिंग 2 दिन टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाता है, फिर एग्जाम लेता रहता है। तो हम सोचे कब, यानी कि हमारे साथ गलत हो रहा है अब, क्योंकि वो फॉर्मूले के बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अब आप मजबूर हो जाओगे उसको रटने के लिए, इसीलिए इस सीक्वेंस में मैंने उस चीज को समझा दिया है। लेकिन इन सब बातों पे अगर हम गौर नहीं करेंगे तो हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। ठीक है, हम टीचर्स क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, सिलेबस कट रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, ओहो हमें कम पढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई, कम क्यों पढ़ाना पड़ेगा, उस उल्टा हमारा नेशन जो है फ्यूचर में और ज्यादा खराब होता जाएगा, क्योंकि अब आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल का वो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है। अब वो समझ आता ही नहीं है, इसलिए आपको मजबूरन अब इसको रट्टा मारना पड़ेगा, और ये बात आपको समझ आएगी ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज है। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऐसा क्यों है, ये आप मेरी उस वीडियो से देख लेना, या फिर यूट्यूब पर और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आप देख सकते हो उसको, लेकिन मैंने थोड़ा बेटर, मतलब आपकी सरल भाषा में एक्सप्लेन किया, तो उसको देख लेना। और अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो तो सीक्वेंस में आपने फॉलो किया ही होगा। तो अब इन्होंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ट्राइंगल पे ये जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास, स्मॉल a कॉमा बी, या फिर अगर मैं एनसीईआरटी वाला वो ले लूं तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, x1 y1 है। तो अब देखो, अब यहां पर आपको क्या चाहिए, d लेंथ चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां से यहां तक की लेंथ निकाल सकते हो। बुक ने यही किया है, तो उसने क्या किया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाला है। और ट्राइंगल ही क्यों लिया, अपने आप से सवाल पूछो। ट्राइंगल इसलिए लिया क्योंकि ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट जो होती है वो बेस के परपेंडिकुलर होती है। अब ट्रायंगल लेने के पीछे रीजन कि भाई 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो ट्रायंगल बनाने से अच्छा और क्या हो सकता है, 4 पॉइंट होते तो रेक्टेंगल सोचता, अपने पास 3 पॉइंट है। तो यहां बेस लेंथ इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। डी अपने को पता नहीं है, तो हाफ इंटू बेस अपने पास ये रहा, और जो हाइट है उसको मैंने डी से लिख लिया। और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डिस्कवर किया था, उससे भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है। अब एरिया तो एरिया के इक्वल होगा, उसके जरिए हम डी को ढूंढ लेंगे, काम खत्म। अब मुझे पूरा फॉर्मेट समझ आ गया, मैथमेटिशियन ने कैसे सोचा होगा। अब मैं अपने से बोलता हूं कि मैथमेटिशियन को फॉर्मूला नहीं पता है, उसने सोचा कि यार ट्राइंगल बन रहा है, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी मेरे पास है और बेसिक ज्योमेट्री का फॉर्मूला भी मेरे पास है, और दोनों मुझे इन दी एंड सेम ही रिजल्ट देंगे, तो दोनों के जरिए मैं डी निकाल लेता हूं। अब मैंने सीक्वेंस को एकदम करेक्ट फॉर्मेट में अपने आप को बता दिया, और बस अब मैं यहां पर खुद से लग गया उसे सॉल्व करने में। तो यहां पर ऑटोमेटिकली प्रीरिक्विजिट आ गया, जो 10th में था। अगर आप लोगों के सिलेबस से कट गया है तो उसको जरूर रिविजिट करना। अगर एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो तो यस, आप उसको ऑलरेडी रिविजिट कर चुके हो। ठीक है, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, विल बी हाफ। ठीक है, यहां पर मॉड आता है, ठीक है, मॉड आएगा। तो भाई पहला कोऑर्डिनेट x1 लेता हूं, ये माइनस सी अपॉन ए, ठीक है, y1 माइनस यहां पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, c अपॉन में b। ठीक है, प्लस x2 लूंगा मैं, ये रहा जो कि x1 के इक्वल है, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 लिया मैंने, तो यहां पर आएगा माइनस सी अपॉन बी माइनस y2 माइनस y3। तो यहां पर तो जीरो है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, प्लस में x3 तो यहां जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो वो जीरो ही हो जाना है, मॉड यहां पर फिनिश कर दिया। ये है आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, अब
जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 मॉड लगाए यहाँ पर, और मैंने इस मॉड के बारे में भी बताया है कि ये मॉड क्यों लगाया गया है, और एक्चुअली में एरिया ऑफ द ट्राइंगल के अंदर भी डायरेक्शंस का रोल होता है, ठीक है। सो माइनस सी वाई वन अपॉन में ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, ठीक है, माइनस सी एक्स वन अपॉन में बी, ठीक है, मॉड क्लोज। तीनों ही माइनस है, मॉड है, कॉमन ले लो, उसको प्लस बना दो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया सी एक्स वन सी वाई वन प्लस सी स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, अपॉन में, अच्छा एक सिंगल अपॉन नहीं आएगा, आपका यहाँ सी है तो कॉमन डिनोमिनेटर ए बी लो, तो यहाँ ए है तो यहाँ बी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ सी ही रहेगा, यहाँ पे सॉरी ये वाला है, ओहो मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। सी एक्स वन है, इसके नीचे बी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी एक्स वन, ठीक है, प्लस अब ये y वाला लेता हूं तो y के नीचे a है तो यहां पर आ जाएगा बी सी वाई वन, और यहां पे तो ए बी है, यहां भी ए बी है, तो ये सीधा प्लस में सी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके प्लस कर दिया है, ठीक है, प्लस कर दिया है। अब हो सकता है कि ये ओवरऑल नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, तो आपके लिए नेगेटिव कॉमन लेने की जरूरत नहीं, और हो सकता है कि तीनों के तीनों आपके पॉजिटिव ही हो तो माइनस 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 वो नेगेटिव हो जाए, इसीलिए मॉड को हमने लगा रहने दिया। खुद से सोचो, ठीक है। अब सी यहां पर कॉमन दिख रहा है तो सी को कॉमन ले लिया, सी अपॉन टू मॉड ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहां डिनोमिनेटर में क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी आ गया, ये मॉड के अंदर है, तो ये क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, काम खत्म। एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू आ गई, अब वापस से एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालो, हाफ इंटू बेस, अब बेस क्या है, इस लाइन की लेंथ है, तो y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करे तो माइनस सी अपॉन ए माइनस जीरो, तो यानी कि सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी अपॉन बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, सी आ जाएगा बाहर, अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो भाई ये आ गया बेस का लेंथ, ठीक है, तो ये बेस हो गया, हाफ इंटू सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। अब मल्टीप्लाई यहां पर क्या करना है आपको, हाइट h, ठीक है, आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है हाइट h के साथ, तो अब देखो यहां पर क्या बचता है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है, ठीक है, ए बी और यहां पर बी है, ठीक है, हाँ सही है। तो भाई यहां पर हमने देख लिया कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो दिस इज इक्वल टू दिस एरिया, यानी कि सी एच नहीं, यहां पर हम डी लिखेंगे क्योंकि हमने डी से रिप्रेजेंट किया है, तो डी आगे लिख देता हूं, अपॉन में टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो भाई सी से सी काटो, टू से टू काटो, टू से टू काटा, सी से सी काटा, ठीक है, तो यहां पर आया डी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कुछ गड़बड़ी करी है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ी करी है, ठीक है, और वो ये है माइनस सी अपॉन ए वाई टू वाई वन प्लस, यहां तक तो सही है, ये ए बी है, ठीक है, व्हाट इज ए बी, अच्छा हाँ ये तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैंने कुछ तो गड़बड़ी करी है क्योंकि फॉर्मूला ऐसा नहीं है। यहां पर आया मेरे पास डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट में आएगा, तो मैंने कहाँ गड़बड़ी करी है, देखा गलतियां हमसे भी होती है, ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं, अपनी गलती को देखते हैं, ठीक है। तो गलती देखने के लिए सबसे बेस्ट चीज वापस से जीरो से शुरू कर दो, ठीक है, यहां ढूंढूंगा इधर उधर लिख रखा है तो गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन चलो इसको जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूं, इसकी लेंथ निकालता हूं, अब तो पता ही, अब तो फटाफट हो जाएगा, बेस की लेंथ कितनी है, ये है माइनस सी अपॉन ए जीरो कॉमा, ठीक है, सॉरी बी, तो यहां पर हो जाएगा बेस की लेंथ हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो हाफ कर लिया, बेस कर लिया, हाइट मेरे पास डी है, ठीक है। चलो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, तो ये आएगा हाफ इंटू, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से, इसको मैं लेता हूं x1, तो जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है, फिर अगला लेता हूं मैं माइनस सी अपॉन ए, ठीक है, इसके साथ आएगा वाई वन प्लस सी अपॉन बी, वाई वन माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन अगला लूंगा मैं यहां पर एक्स वन, ठीक है, अगला मैं कोऑर्डिनेट लूंगा एक्स वन, सो माइनस सी अपॉन बी, माइनस सी अपॉन बी, और यहां पर आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी और माइनस जीरो, ठीक है, माइनस जीरो का मॉड, तो ये आ गया 1/2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा माइनस सी वाई वन माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए, अपॉन में ए बी, अपॉन में ए बी
माइनस x1c अपॉन में b। ठीक है, चलो अब देखते हैं 1/2, तो यहां पे डिनोमिनेटर ए बी होगा। मैंने तो अभी सेम ही लग रहा है जैसा पिछली बार किया था, ए बी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास by1। ठीक है, सी कॉमन ले लेता हूं, सी में बाहर निकाल देता हूं, एक सी में बाहर निकाल देता हूं, तो यहां से हटाया, यहां से एक सी हटाया और यहां से एक सी हटाया, सी बाहर कर दिया और इन सबको प्लस कर दिया क्योंकि ये मॉड के अंदर है, ये मॉड के अंदर है, यहां पे मॉड है। ठीक है, तो by1 प्लस सी प्लस ax1। ठीक है, ये रहा मेरे पास मॉड, तो ये आ गया मेरे पास एरिया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एरिया। तो अब यहां पर प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने ये निकाला इज इक्वल टू हाफ इंटू सी मल्टीप्लाई डी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया मैंने। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो सी अपॉन टू यहां पर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास आया डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए बी का मॉड, ए बी का मॉड। ठीक है, ए बी का मॉड मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ है लल्ला। ठीक है, तो यहां पर गड़बड़ी कहां हो रही है? वैसे गड़बड़ी नहीं हो रही है, अगर हम इसको देखें तो हमने कोई भी लॉजिकल रॉन्ग अप्रोच नहीं लिया है। इट मीन्स कि यहां पर हम कोई चीज ऐसी है जो पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और यहीं पे हमें एक बेनिफिट मिल रहा है कि हम सोच पा रहे हैं, सोचना सीख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर है गड़बड़ी। ओके, यस, देखा मिल गई ना, यही बेनिफिट होता है, गड़बड़ी मिल गई, गड़बड़ी यहां है। ठीक है, हम यहां पे गलती क्या कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि भाई डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हमने जस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, जस्ट ऐड कर दिया, सो दिस इज आवर मिस्टेक। और देखो मिस्टेक्स को ढूंढने से हमारी गलतियां भी सुधरने लगी। तो यहां पर सी स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालो, अंडर रूट ऑफ यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो आएगा सी अपॉन में ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वैसे भी गलत है, क्योंकि फॉर्मूला तो पता है, इसीलिए समझ आ रहा है कि गलती क्या हो रही है। तो ये आ गया बेस मल्टीप्लाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो यहां पर ये इक्वल है, यहां पर सी अपॉन टू दोबारा लिख देता हूं, सी अपॉन टू इज इक्वल टू हाफ सी अपॉन में ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी। अब देखो सी बाई टू ए बी कैंसल, अब ये नीचे आ जाएगा तो सिंपली यहां पर डी बचा, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड कंप्लीट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दंडना दंडन, मिल गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको एक और फॉर्मेट में ढूंढ सकते हो, और वो क्या है कि भाई हमें रिस्ट्रिक्ट थोड़ी होना है, हमें एक्सप्लोर करना है, तो एक्सप्लोर करते हैं। एक लाइन की इक्वेशन बनाओ जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और वो इस कोऑर्डिनेट से पास होती हो। ठीक है, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे तो भी आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। और ये काम आप करना, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने ये किया, सेम फॉर्मूला आया था। ठीक है, मैं ये कर चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं कि सेम फॉर्मूला आएगा, और इससे हमें और नए नए तरीकों से एक्सप्लोर करने की हैबिट बनेगी। हमारा ब्रेन और नए नए तरीकों से दुनिया को देखना स्टार्ट करेगा। हमारा ब्रेन सब कुछ जानता होता तो हमें अपने आप को ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हमको डिफरेंट वे में चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास, देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, इजी है, तो गलती भी हमें यहां पकड़ आ गई थी, आप खुद करोगे, मैं हमेशा कहता हूं सेल्फ स्टडी करना है। ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मिस्टेक यहां पे थी, मैं डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और वो लिख दे रहा था, इसलिए गड़बड़ी हो रही थी। बाकी ये तो हमें जानते ही है। एरिया का वो निकाला हमने, एरिया निकाला कोऑर्डिनेट फॉर्म से, ये रहा एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और वही हाइट जो डी था यहां पर वही वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को इक्वल रखा, काम खत्म हो गया हमारा काम, कितनी इजी सी बात है। ठीक है, सो इट्स डन। अब बढ़ते हैं यहां पर कि दो पैरेलल लाइंस अगर हमारे पास हैं, दो पैरेलल लाइंस हमारे पास हैं, तो उनका डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इसके लिए फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग। मैं खुद जब स्कूल में था ना तो मुझे लगता था यार इसका फॉर्मूला कैसे आया होगा, क्या होता है, लेकिन अब जब अपने इतिहास को देखता हूं तो मुझे लगता है यार पढ़ाई एक्चुअली में बड़ी आसान थी, हम फालतू में कंफ्यूज होते रहते थे। तो भाई यहां पर आप देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बतानी है जो कि ये है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना आ गया ना।
मान लो ये जो लाइन है मेरे पास, ये जो लाइन है मेरे पास, आप एक काम करो, दूसरी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो। ठीक है, आप दूसरी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो। ठीक है, या इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो। आप इसका डिस्टेंस इस लाइन से मेजर कर लो, या इसका डिस्टेंस इस लाइन से मेजर कर लो। वही तो है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और लाइन, दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन होगी, आपको गिवन है तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल ही सकते हो। वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, या वाई इंटरसेप्ट निकाल लो। आपको एक पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है दूसरी लाइन से। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला आ गया, यही है और कुछ नहीं है। और ये बनता है आपके लिए खुद से उस फॉर्मूले को ढूंढने के लिए, वो जो C2 माइनस C1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये काम आप लोगों के लिए इस वे में करने के लिए। अभी स्ट्रेट लाइन का चैप्टर अगर हम देखें जो हमारी एनसीईआरटीज में दिया होता है उस तक का कंप्लीट हुआ है, लेकिन सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, और दो लाइंस अगर क्रॉस करती हैं तो उनके उनके उस पॉइंट से जहां वो क्रॉस करे वहां से पास होने वाली हर लाइन की जनरल इक्वेशन, ये सारे पॉइंट्स हमारे रहते हैं अगर हम एग्जाम्स के सिलेबस को देखते हैं तो। लेकिन हम एग्जाम के सिलेबस के लिए नहीं, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे और थोड़ा सा इनसे ज्यादा भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि ये एग्जाम के सिलेबस में है इसलिए भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मोटिवेशन रहेगा इनको एक्सप्लोर करने का, वो रहेगा नॉलेज को ग्रहण करने के लिए, अपनी थिंकिंग पावर को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर लेवल जो हमारा है, जो हमारा एनसीईआरटी का जो पार्ट है, वो सारे पार्ट तो हमारे कंप्लीट हुए। और अगर आपने एक सिंपल सी बात को देखी होगी कि सिर्फ लाइन के कैरेक्टर को जान के हम सारी इक्वेशंस को आसानी से डिस्कवर कर पाए, हर एक परिस्थिति को समझ पाए, तो दिस इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ो और अपने आप को काबिल बनाओ। ठीक है, पहला टास्क अपने आप को काबिल बनाना और अपने सपने बड़े करना। पढ़ाई से अगर सपने छोटे हो जाएं तो पढ़ाई गलत डायरेक्शन में की गई है। पढ़ाई से सपने और बड़े होने चाहिए और उनको प्रचंड ताकत मिलनी चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई आपको वैल्यू दे रही है। और पढ़ाई कभी बोरिंग होती ही नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। गलत डायरेक्शन में भाई साइकिल उल्टी चलाओगे तो पकाऊ लगेगी ना, साइकिल सही से चलाओगे तो वो अच्छी लगेगी। ठीक है, और पढ़ाई तो साइकिल की तरह नहीं है, वो हर एक स्टेप पे आपको एक नए एडवेंचर की तरफ लेके जाएगा, दुनिया को जानने की नई शक्तियां प्रदान करता जाएगा। ठीक है, चलो तो इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। आई नो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट लेक्चर वीडियोस यूजुअली लंबे ही होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि हम लोग आपको सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक करना, ताकि यूट्यूब इस चीज को आगे प्रमोट करे। अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे तो डिसलाइक करो, ताकि यूट्यूब प्रमोट करना बंद कर दे। ठीक है, चलो सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।